पति का नाजायज रिश्ता, एक शिक्षाप्रद कहानी। नीसू और आशीष के बीच किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं थी। जीवन में कोई उत्साह उमंग नहीं बची थी दोनों के। आशीष बाबू के जाते ही वे भी अखबार लेकर बैठ गईं। एक गहरी सांस लेकर दीवार पर टंगी तस्वीर पर दृष्टि डाली, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि धुंधला गई। किसी तरह स्वयं को संभाला और अखबार के पन्ने उलटने लगी। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर अपने सिर को झटका दिया। नियति के आगे आखिर किसकी चली है, और जो सच है वह तो है ही। उसे स्वीकारने में ही भलाई है, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहें। और उन्होंने बगीचे की ओर रुख किया। कुछ साफ सफाई की। सूखी पत्तियां, झाड़ी लताएं जो गिर रही थीं, उन्हें सहारा दिया। तब तक आशीष बाबू भी दूर से आते हुए दिखाई दिए और वे चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दीं। चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ाकर वे फिर ख्यालों में खो गईं। विमल उनका इकलौता पुत्र था। उम्र थी यही कोई 18 वर्ष। होनहार महाविद्यालय का छात्र। ऐसे ही एक सुबह वे तीनों पिकनिक के लिए निकले और बस 15 मिनट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया। विमल ही कार ड्राइव कर रहा था। वे शुरू से ही टोक रही थीं स्पीड कम करने के लिए, लेकिन शरारत से मुस्कुराते हुए उन्हें डराने के लिए कार तेज और तेज चलाए जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया। उसने तुरंत कार साइड में की, पर कार कुछ ज़्यादा ही साइड में चली गई और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई और बस सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि विमल को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी वह बच ना सका। और किस्मत का खेल तो देखो, हम दोनों को बस मामूली खरोंच ही आई थी। कलेजे पर पत्थर रख अपने जिगर के टुकड़े के अंगों का दान कर दिया था दोनों ने। समाज सेवा में रुचि जो थी उनकी। कितने बुरे दिन थे वे। महीनों उनकी आंखें नहीं सूखी थीं। जिंदगी बेमतलब की होकर रह गई थी, लक्ष्यहीन। फिर भी जब तक जीवन है, जीना तो था ही। उन्होंने पौधे लगाए, एक पप्पी भी पाला, ताकि अपने दुख पर से ध्यान कुछ हट सके। लेकिन वह कोई छोटी मोटी तलैया तो नहीं थी कि ध्यान हट जाता। यह तो दुख का महासागर था, जो रह रह के हिलोरे मारता था। ईश्वर को भी इस उम्र में यह दुख देना था, जब वे ना इधर के थे ना उधर के, मझदार में थे, 40-45 के बीच की उम्र के। फिर भी समय सबसे बड़ा मरहम होता है।
जो जख्मों को भर ही देता है। छन चाय उफन कर ऊपर आ रही थी। नीसू की तंद्रा टूटी और झट गैस ऑफ कर चाय छानकर उन्होंने ट्रे में रखी और आ गईं बाहर आशीष बाबू के पास, जो वहीं लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतना बड़ा मकान है और वे सिर्फ 2। बनवाते वक्त तो सोचा था कि विमल की शादी होगी, बहू आएगी, पोते पोतियों से घर भरा रहेगा, और इस कारण भी बनवा लिया था कि बेटे को बाद में परेशान ना होना पड़े। और अब तो इतने बड़े घर की साफ सफाई ही महंगी पड़ गई है। विमल था तो कितना बखेड़ा किए रहता था, कहीं बल्ला पड़ा है तो कहीं गेंद, कहीं स्केट्स, जूते मोजे तो सारे घर में पड़े मिलते थे उसके, और कपड़े तो पूछो ही मत। कितना शौक था उसे पहनने ओढ़ने का। दिन भर उसकी चीज़ों को समेटने में ही वक्त बीत जाता था। क्यों ना मकान किराए पर दे दें? आशीष बाबू चाय पीते हुए बोले। वे चौंकी। क्यों, क्या हुआ अचानक? नहीं, अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रहा हूँ। इतना बड़ा 2 मंजिल मकान है, सूना सूना पड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठा दें तो कैसा रहेगा? किराएदार रहेंगे तो थोड़ी चहल पहल रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं, रात बेरात कोई कष्ट हो तो सहारा रहेगा। कहीं आना जाना हो तो घर सूना तो नहीं रहेगा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि गेट खुलने की आवाज़ आई। लगभग 35 वर्षीय एक आकर्षक व्यक्ति दिखाई दिया। अंदर आकर उसने सलीके से गेट फिर से बंद कर दिया और उन दोनों के सामने आकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो गया। उन्होंने भी उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं अनिल वर्मा हूँ, एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। दोनों एक साथ पहले तो चौंके, फिर आशीष बाबू बोले, आपको किसने बताया कि हमारा मकान खाली है और हम उसे किराए पर देना चाहते हैं? जी, मैं इधर से अक्सर गुजरता हूँ, आपका मकान देखा, लोकेशन अच्छी लगी, इसीलिए पूछ लिया। अनिल आगे झुकते हुए बोला, पहले मकान देख लो, किराया हमारे हिसाब से ही रहेगा और हमें शोर पसंद नहीं। टीवी वगैरह बिल्कुल धीरे चले या ना ही चलाएं और रात को समय से घर आ जाएं, वरना गेट बंद हो जाएगा। और हाँ, हम शाकाहारी हैं। सो आशीष बाबू थोड़ा घुड़काते हुए से बोले। आखिर वह अपनी गर्ज से आया था, उन्होंने थोड़ी ही बुलाया था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मकान को भी क्या देखना, पसंद है, तभी तो आया हूँ। बस आप
इजाज़त दीजिए तो मैं सामान वगैरह ले आऊं। मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी ही हैं। उसने उठने का उपक्रम किया। उन्हें आश्चर्य हुआ, कैसा अजीब आदमी है। बस मकान चाहिए, किसी भी शर्त पर। 2-4 दिनों में अनिल अपना सामान वगैरह ले आया और घर व्यवस्थित कर लिया। दोनों ने अपना कमरा बड़ी सुंदरता से सजाया था। घर में थोड़ी रौनक आ गई थी। आना जाना लगा रहता था। अनिल हमेशा उनसे पूछता रहता, कोई काम हो तो करता रहता था। कभी पानी का बिल भरना तो कभी सब्जी किराने का सामान लाना आदि। और नीसू से तो उसे विशेष स्नेह था। उसके होते हुए किसी की मजाल थी कि कोई भी काम कर पाए। सब अनिल ही करता था। आखिर एक दिन आशीष बाबू ने नीसू की चुटकी ली। क्या बात है, अनिल तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। मुझसे छीन तो नहीं रहा है तुम्हें? हटो भी, यह मेरी उम्र है क्या? 4-5 बरस छोटा होगा मुझसे, छोटे भाई जैसा है। आप भी बस, नीसू तुनक कर बोली। उम्र है तो क्या हुआ, दिखती तो नहीं? आशीष ने फिर छेड़ा। कौन जाने सोच रहा होगा कि सेवा करने से हम प्रसन्न हो जाएंगे, दिल जीत लेगा वह हमारा, तो हम यह मकान उसे ही दे देंगे। अब कोई है भी तो नहीं अपना वारिस। इस घोर भौतिकवाद के युग में ऐसी सोच बहुत सामान्य सी ही बात है। नीसू ने एक और तरह से सोचा। हाँ, हो सकता है ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हत्या भी। जरा होशियार रहना। आशीष बाबू ने आशंका जताई। कुछ दिनों बाद एक दिन नीशू की तबीयत बहुत खराब हो गई। बहुत तेज बुखार था। उधर आशीष बाबू बिजनेस टूर पर गए थे। अनिल ने ही उन्हें संभाला। दिन रात उनकी सेवा की। रात रात भर जगकर उनके माथे पर बर्फ की पट्टियां रखता रहा। पाँव सहलाता रहा। थोड़ी थोड़ी देर पर फलों का रस, पानी, दवाइयाँ वगैरह देता रहा। बाथरूम तक सहारा देकर लेकर भी जाता। कोई कसर नहीं छोड़ी अनिल ने उनकी देखभाल में। उसकी पत्नी शालिनी से आखिर यह सब देखकर रहा नहीं गया और एक दिन उसने पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है? इतना महंगा मकान लिया है, वो भी तमाम बंदिशों पर। फिर तुम्हारा ऑफिस भी यहाँ से इतनी दूर पड़ता है। आने जाने का खर्च अलग से। इससे कम पैसों व बेहतर सहूलियत में तुम्हारे ऑफिस के पास ही अच्छा मकान मिल जाता। लेकिन तुम्हें तो बस यही चाहिए था। आखिर कौन लगती हैं वह तुम्हारी? क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? अनिल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह स्वयं पर काबू रखते हुए आवाज़ दबाकर बोला, चिल्लाओ मत, उनकी नींद खुल जाएगी। वह मेरी माँ लगती हैं।
और पूछना है कुछ? माँ, हाँ हाँ, शालिनी व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए बोली। कम से कम इस पवित्र रिश्ते को तो बदनाम मत करो। हम उम्र है वह तुम्हारी, देखने में भी अच्छी भली हैं। शालिनी कुछ और बोलती, इससे पहले ही अनिल का हाथ उठ गया। हतप्रभ शालिनी देखती ही रह गई और वह बोलता ही चला गया। हाँ, माँ लगती है मेरी। उनकी कोख में पले शरीर का एक अंग प्रत्यारोपित है मेरे शरीर में। उसने नया जीवन दिया है मुझे। आज जो मैं चल फिर रहा हूँ, जीता जागता तुम्हारे सामने हूँ, तो केवल उनकी ही बदौलत। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके गुर्दे दान कर दिए थे। वे मुझे ही प्रत्यारोपित हुए थे। डॉक्टर ने बताया था, उन्हें तो इतना भी होश नहीं था कि इस बात को जान सकें कि उन्होंने दान किसे दिया है। बेटे की मौत के सदमे में भी विवेक का पल्ला नहीं झाड़ा उन्होंने और महादान किया, और फिर पलटकर देखा भी नहीं कि किसे दिया। मैंने यह मकान जानबूझकर किराए पर लिया है ताकि उनके निकट रह सकूं, कुछ तो सेवा कर सकूं उनकी। इस तरह कुछ तो उऋण हो जाऊंगा। और अब से तुम भी उनकी अपने सास ससुर की तरह सेवा करना। शालिनी अब भी मुंह बाए देखती जा रही थी। उस माँ के इस बेटे को कैसे अनोखे रूप से जुड़ा था। माँ बेटे का यह रिश्ता पहला ना सही, दूसरा जन्म तो दिया ही था नीशू ने अनिल को। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।